नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। देखिए, सेंटेंस को जब हम तोड़ते हैं हिस्सों में तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकल के आता है। सब्जेक्टिव केस जो भी होते हैं सेंटेंसेस के, उनसे रिलेटेड और प्रेडिकेटिव केसेस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पिछले वीडियोस में दिए गए हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो चैनल पर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, फ्रेज की पिछले वीडियो में जानकारी लेने के बाद आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। आज की हमारी क्लास 4 या चैप्टर 4 के नाम से आप जान सकते हैं और इस टॉपिक का नाम है क्लॉज। हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो क्लॉज को उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। उपवाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो संपूर्ण ना हो। क्लॉज की डिफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट कैन बी कॉल्ड क्लॉज। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक, क्या करते हैं? जो रखते हैं, क्या रखते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं और प्रेडिकेट को। दूसरी भाषा में मैं बात करूं तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनमें एक सब्जेक्ट पाया जाता है और एक वर्ब पाई जाती है। वर्ब का ही हिस्सा तो प्रेडिकेटिव केस होता है, प्रेडिकेट होता है, आपको बताया जा चुका है। उन्हें हम क्लॉज कह सकते हैं। हिंदी भाषा में बात करूं तो उपवाक्य कह सकते हैं। ठीक, कुछ और डिफिनेशन या कुछ और एक्सप्लेनेशन इसकी अगर मैं बात करता हूं तो क्लॉज वो हैं जो शब्दों के युग्म द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका अपना अर्थ पूर्ण होता है, जिनका अपना अर्थ अपूर्ण भी हो सकता है। जब आप क्लॉज के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको इसके काइंड्स और पार्ट्स के बारे में चर्चा करने पे ज्यादा विशेषता दी जाएगी। चलिए, क्लॉज के बारे में एक और जानकारी आपको देता हूं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आई कैन नॉट से दैट ही विल कम। मैं कह नहीं सकता हूं कि वह आएगा। अगर हम इसको दो भाग में तोड़ें तो देखिए, पहला क्लॉज हमें यहां मिलेगा, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है और दैट कनेक्टिव द्वारा जोड़ा गया है, कंजंक्शन द्वारा, और दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यहां मुझे मिल रहा है। तो मुझे एक समझ में आती है एक बात कि किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज, एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो ये छोटे छोटे पेयर में सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एक और एग्जांपल देखता हूं। He says that honesty is the best policy. वह कहता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने अलग किया, एक क्लॉज हुआ और ये पूरा का पूरा दूसरा क्लॉज हुआ जिसे कनेक्टिव दैट के द्वारा जोड़ा गया है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, हु ही इज, वह कौन है। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप कह सकते हैं, हु कनेक्टिव द्वारा जोड़ा गया है और एक और सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के ऐसे समूह क्लॉज कहलाते हैं, या शब्दों के ऐसे समूह जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। आई होप कि आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए, क्लॉज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मेनली आपको बताया जाता है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को कि एक मेन क्लॉज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक, एक मेन क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं।
दूसरा देखिए, एक सेंटेंस है और अगर उसमें क्लॉजेस एक ना होकर एक से अधिक हैं तो एक मेन क्लॉज होगा जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसी को एक और भाषा में इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। तो चाहे हम मेन क्लॉज कहें, चाहे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहें, या हम कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो क्लॉज का पहला स्ट्रक्चर हमको मिलके मिलता है। तो क्लॉज के बारे में पहले जानकारी हमको मिलती है पहले टाइप के बारे में, जिसको हमने क्या कहा, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और या मेन क्लॉज। अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं तो दूसरा हिस्सा इसका एक और होता है जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, एक हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं या जिसे हम मेन क्लॉज कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि बेटा इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ये वाक्य के अर्थ को, वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए इस क्लॉज पर निर्भर होता है। इसी वजह से हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अभी हम काइंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी इनके बारे में हम विस्तार में चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ क्लॉज में पहला जो टाइप है उसे हमने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और दूसरा जो हमारा है उसे हमने कहा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में कितने क्लॉजेस आते हैं इनकी जानकारी दूं तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले को हम कह सकते हैं नाउन क्लॉज। क्या है नाउन क्लॉज और कैसे उपयोग में आते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इन पर चर्चा हमारी आपकी होगी। दूसरे को हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरे पार्ट को हम कह सकते हैं एडवर्ब क्लॉज। इन तीनों पार्ट्स पर चर्चा विस्तार से अभी आगे वीडियो में हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स या हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट क्या कहलाते हैं, क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज को हम मेनली कुछ भागों में तोड़ सकते हैं, जिन भागों में से पहला भाग है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज भी इसका दूसरा नाम है और एक नाम इसका मेन क्लॉज भी है, जिस भाषा में आपको बताया गया हो। दूसरा हिस्सा जो है हमारा, दूसरा काइंड, वो आपका कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करता है, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को आगे चल के 3 भागों में तोड़ा जाता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अभी हम टाइप्स के बारे में जानने के बाद इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन 2 टाइप्स के बाद अब मैं तीसरे टाइप की बात करता हूं। अभी हमने आपको बताया कि क्लॉज को मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके 3 हिस्से होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, मैंने आपको बताया था, और तीसरा हिस्सा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए डिटेल में जानते हैं इन क्लॉजेस के बारे में और जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की पहली क्लासिफिकेशन क्या है कि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होगा, इसके पास अपना एक वर्ब होगा, इसका कंप्लीट अर्थ होगा, अर्थपूर्ण होगा। ये एक बड़े सेंटेंस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज उस उपवाक्य को कह सकते हैं या वाक्य के उस हिस्से को कह सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाए और उसका अपना कंप्लीट सेंस हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो जैसे मैंने कहा आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम थी। देखिए
सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेरे पास एक कलम थी, अपना अर्थ पूर्ण रखता है और बड़े से सेंटेंस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसे हमने क्या नाम दिया? प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस को बनाने में अगर सेंटेंस लेंदी है तो एक से अधिक क्लॉज लग सकती है। जहां पर भी कनेक्टिव लगे हुए होते हैं वहां से हम क्लॉजेस को तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ कनेक्टिव है ना, इसके आगे की क्लॉज क्या है उस पर चर्चा आगे होगी। इससे पहले आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड पे, आई हैड अ पेन व्हिच आई शुड गिव समवन। मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव के बाद से आप क्लॉज को तोड़ सकते हो, कनेक्टिव दिखने के बाद आप क्लॉज अलग अलग कर सकते हो। क्लॉज को अलग करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे कि किस क्लॉज में सब्जेक्ट है और वर्ब है और अपना पूर्ण अर्थ रख रहे हैं, वो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी और पर आश्रित नहीं है। उन्हीं को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानेंगे। और एग्जांपल लेते हैं, आई सेड दैट he is not here। I said, मैंने कहा था। देखिए कनेक्टिव दिखा, कनेक्टिव के बाद से दो भागों में तोड़िए, उस भाग को पढ़िए जिससे संपूर्ण जानकारी मिल रही हो, उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो और उसे अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे पर आश्रित ना होना पड़े। क्या हमारा कहलाएगा? ये प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं या प्रधान उपवाक्य ऐसे उपवाक्य कहलाते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट और वर्ब पाया जाता है और जो अपना कंप्लीट सेंस रखते हैं और होल सेंटेंस की फॉर्मेशन में या एक लंबे सेंटेंस की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विद कंप्लीट सेंस, व्हिच हेल्प्स टू राइट या व्हिच हेल्प्स टू रीड अ लॉन्ग सेंटेंस। एक लंबे वाक्य को लिखने में जो मदद करता है, जिसके पास अपना वर्ब होता है, अपना सब्जेक्ट होता है और अपने अर्थ को पूर्ण रखता है। अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, अपनी बात को कहने के लिए वो दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं। चलिए क्लॉज के दूसरे टाइप पे हम बात करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। देखिए ऐसे उपवाक्य या ऐसी क्लॉज जो मेन क्लॉज की हेल्प करता है सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होगा? इसमें भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें भी वर्ब हो सकती है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, ये हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसकी? प्रिंसिपल क्लॉज की सेंटेंस को कंप्लीट करने में। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे आई आस्क्ड हर व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर। देखिए आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। प्रिंसिपल क्लॉज है, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल क्लॉज वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो खुद के दम पर एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इनको अगर कनेक्टिव द्वारा जोड़ा गया है ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस से या ऐसे क्लॉज से जिसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं रख सकते हैं। जैसे वह किस चीज के लिए इंतजार कर रही थी, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किए जा सकते हैं, ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकते, अकेले नहीं आ सकते, ये अकेले सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही है प्रिंसिपल क्लॉज की मदद करना। इसी वजह से तो इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाम दिया गया है। ये क्या करते हैं? ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में प्रिंसिपल क्लॉज की मदद करते हैं। तो देखिए इनको पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि देखिए एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। कैसे हम पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कैसे हम पहचानेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज है, आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको सिंथेसिस करना सिखाऊंगा तो आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी आप केवल एक चीज जानिए कि कंजंक्शन टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे कायदे से तैयार करिएगा। सारे के सारे क्लॉज आपस में जोड़े जाते हैं कनेक्टिव द्वारा, और कनेक्टिव्स में आपकी इंपॉर्टेंस जो सबसे ज्यादा रखेंगे वो है रिलेटिव प्रोनाउन
प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्शंस। इनसे रिलेटेड जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको नोट्स में उनको कंप्लीटली नोट करना है और याद ही करते हुए चलना है। उन्हीं की मदद से, उन्हीं को पहचान के आप जान पाएंगे। कुछ ऐसे कनेक्टिव हैं जो केवल प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट को ही जोड़ते हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे। कुछ ऐसे कनेक्टिव हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के काम में आते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे। तो अगर आपने प्रिंसिपल क्लॉज पहचान लिया दोस्तों, तो आपको केवल और केवल कनेक्टिव देखना है। आप कनेक्टिव को याद रखेंगे तो आप क्लॉज को तुरंत पहचान लेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। आई डू नॉट नो, प्रिंसिपल क्लॉज देखिए, फिर व्हाट से जोड़ा गया, कनेक्टिव आ गया तुरंत। जहां आपको व्हाट दिख गया आपने तुरंत जान लिया कि ये कनेक्टिव है। और दो एग्जांपल में दोनों में मैंने व्हाट यूज किया, तो आपको लग गया होगा कि व्हाट तो ऐसा कनेक्टिव है, याद हो जाए कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे कनेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अगर आप क्लॉज को परिभाषा के आधार पर और अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप क्लॉज को परिभाषा और अर्थ के आधार पर याद नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप कनेक्टिव को पहचानिए, कनेक्टिव को याद करिए। जोड़ने का काम जो कर रहा है वो किसके साथ वाला है, और जैसे जिसके साथ वाला है आप उसको तुरंत पहचान लेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज को जिस कनेक्टिव द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं, या सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक, और अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट के बाद हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की भांति ही होती है। इसका अपने आप में अर्थपूर्ण होता है और ये केवल सेंटेंस को लेंदी बनाने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ी जाती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में भी सेम वही चीजें, सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा जिसको आप कह सकते हैं, इसका वर्ब होगा, और इसका कंप्लीट सेंस होगा, संपूर्ण अर्थ होगा। ये क्या करते हैं, ये फुल सेंटेंस को लिखने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता करते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज में जोड़े जाते हैं। किसकी मदद से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाऊंगा या कनेक्टिव पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। चलिए हम एग्जांपल को देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी क्लॉज है? ऐसे उपवाक्य जिनका अपना अर्थ पूर्ण होता है, ये केवल वाक्य को और बड़ा लिखने के लिए या बड़े वाक्य को ट्रांसलेट करने में आसान हो जाए, इसके लिए प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़े जाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज की मदद करते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे आई वेंट देयर एंड राम मेट मी। मैं वहां गया और राम मुझे मिला। देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज एंड के साथ सेंटेंस को और लंबा करने के लिए राम मेट मी को जोड़ा गया है। राम मेट मी में भी राम सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, यहां पर भी आई सब्जेक्ट है, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट है। तो प्रधान उपवाक्य में कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा गया है अगर सेंटेंस लेंदी है तो ट्रांसलेशन करने में हेल्प करने के लिए, एंड कनेक्टिव द्वारा। और एग्जांपल देखते हैं। ही इज हैप्पी बट ही इज नॉट स्माइलिंग। वह खुश है लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा है। देखिए, सेंटेंस में बट से जोड़ा गया है दूसरा हिस्सा। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में अर्थपूर्ण, कोऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में अर्थपूर्ण। पहचानेंगे सर कैसे? पहचानेंगे ऐसे, कनेक्टिव को पहचानिए, जहां से सेंटेंस को जोड़ा गया है वहीं से सेंटेंस को तोड़िए। ज्यादातर कनेक्टिव के साथ वाला हिस्सा जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो सकता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्लॉज को लिखने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी भी आप कनेक्टिव कुछ भी ना आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, ना आप रिलेटिव एडवर्ब लगा सकते हैं, ना आप किसी कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी क्लॉजेस जिनके शुरुआत में कंजंक्शन लगता है वो या तो सबऑर्डिनेट होंगे या तो कोऑर्डिनेट होंगी। अगर वाक्य को पढ़ने से लग रहा है कि अर्थपूर्ण है
तो वो कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। और अगर अर्थ अपूर्ण है, बिना प्रिंसिपल क्लास के जुड़े, उसका कोई अपना वजूद, कोई अपना अर्थ नहीं है, तो वो सबऑर्डिनेट हो जाएगी। दूसरा पहचानने का तरीका, आप कनेक्टिव को देखिए। कनेक्टिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और साथ ही साथ ये पहचान भी करवा देते हैं कि मैंने किस क्लास को प्रिंसिपल क्लास में जोड़ा है। चलिए कुछ 4-6 एग्जांपल लिखकर आपको प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास का एक बार रिवीजन करवाने का प्रयास करते हैं और आपको पहचानना सिखाते हैं। तो साथियों कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिए हुए हैं। देखिए पहचानने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो आप तोड़िए वहां से जहां से आपको कनेक्टिव दिख जाए। मैंने बताया साधारणतः बिना कनेक्टिव वाले सेंटेंस के हिस्से को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास। देखिए ये सब आपके क्या है, प्रिंसिपल क्लास, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। इनको अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना। देखिए मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैं जाऊंगा, वह गरीब है, मैंने उससे पूछा। इसके बाद आप कनेक्टिव को पहचानिए। अगर आपने कनेक्टिव पहचानना सीख लिया तो आप तुरंत पहचान पाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लास है या कोऑर्डिनेट क्लास है। दूसरा तरीका, आप हिंदी निकालिए, वह कहां रहती है। क्या इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है? वह कहां रहती है, नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लास, मैंने शॉर्ट फॉर्म में SC लिख दिया है। दैट ही हैड गॉन टू होम, कि वह घर जा चुका है। इसके आगे कोई बात कही गई रही होगी, इसका मतलब ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। एंड शी विल फॉलो मी, और वह मेरा पीछा करेगी। देखिए शी विल फॉलो मी कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा कोऑर्डिनेट क्लास। वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ही इज हैप्पी, कंप्लीट सेंस कोऑर्डिनेट क्लास। आई आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट जहां दिख गया, क्वेश्चन वर्ड जहां दिख गया, दैट जहां दिख गया, तुरंत आंख मूंद के आप जान जाएंगे कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। तो कैसे हम पहचाने कि प्रिंसिपल क्लास है, कैसे हम पहचाने कि कोऑर्डिनेट क्लास है और कैसे हम पहचाने सबऑर्डिनेट क्लास है, आइए आपको कनेक्टिव्स को हम बनाकर चार्ट समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप कम से कम पहचान तो सके। देखिए प्रिंसिपल क्लास पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 और 2 से ज्यादा 3 आपको क्लास मिलेंगे। भाई 2 में क्या जोड़ने पर 5 आएगा। अगर हमने पहचान लिया कि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या को हम एज्यूम कर सकते हैं कि साधारणतः 3 ही तो जोड़ा जाएगा। ठीक, सेम उसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस का 2 हिस्सा है, एक तो प्रिंसिपल क्लास होगा, कनेक्टिव के साथ वाला जो हिस्सा है उसी को पहचानने की जरूरत है कि वो प्रिंसिपल क्लास के अलावा कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट क्लास है। मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में अधिकतर 2 और 2 से ज्यादा होंगे तो 3 हिस्से ही होंगे। आप हिस्सों को जहां से जोड़ा गया उनको तोड़ के अलग करिए, कनेक्टिव को देख के आप पहचान लीजिए कि कौन सा सबऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है। प्रिंसिपल क्लास में कनेक्टिव लगता नहीं, तो वो हिस्सा जिसमें कोई कनेक्टिव नहीं लगा है वही अपने आप प्रिंसिपल क्लास हो गया, और जिसमें कनेक्टिव लगा है, कनेक्टिव को पहचानते ही आप जान जाइए कि सबऑर्डिनेट वाला कनेक्टिव है कि कोऑर्डिनेट वाला है। अगर सबऑर्डिनेट वाला कनेक्टिव है तो सबऑर्डिनेट क्लास, और अगर कोऑर्डिनेट वाला कनेक्टिव है तो कोऑर्डिनेट क्लास। तो आइए हम चार्ट बनाकर ये समझने का प्रयास करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास को कैसे, कनेक्टिव को, कौन से कनेक्टिव को देखें कि हम जान जाएं कि इसके बाद वाला हिस्सा सबऑर्डिनेट क्लास है, और कौन से कनेक्टिव को देखते ही हम जान जाएंगे कि इसके बाद वाला हिस्सा कोऑर्डिनेट क्लास का है। चलिए देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूं और आप उसको याद करिए, और ये जहां भी वाक्य के किसी हिस्से के साथ लगे हुए दिख गए वहां आप आंख मूंद के मानेंगे कि क्योंकि इनको इसी के द्वारा जोड़ा गया है, इस वजह से ये सबऑर्डिनेट क्लास ही है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नाउन क्लास की। मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास की अगर मैं बात करूं, किसी भी प्रिंसिपल
के साथ अगर सबऑर्डिनेट को जोड़ा गया है नाउन क्लास का यूज करके, तो उसमें यूजुअली बेटा आपको दैट कनेक्टिव मिलेगा। उसमें यूजुअली आपको व्हाई, हु, व्हिच, वेयर, व्हाट और व्हेन इत्यादि मिलेंगे, और कहीं कहीं पर इफ या वेदर द्वारा भी सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। इन सब पे विस्तार में चर्चा आप सिंथेसिस में करेंगे। थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं कि दैट का मतलब की होता है हिंदी भाषा में। व्हाई रीजन के लिए, कारण जिसको आप कहते हो, यूज किया जाता है। हु नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, व्यक्ति के लिए लगता है, पर्सन के लिए। व्हिच जो है, अगर मैं बात करूं तो इसको थिंग्स के लिए लगता है, और व्हिच जो है बेटा वो छोटे साइज के जानवरों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर से मैं आपको बताता हूं, दैट लगेगा की के अर्थ में। जैसे मैं जानता हूं कि तुम अच्छे बालक हो, तो मैं जानता हूं प्रिंसिपल क्लास, की दिख गया तुरंत सबऑर्डिनेट क्लास। मुझे नहीं पता वह क्यों नाराज है, सबऑर्डिनेट क्लास। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कौन नॉमिनेटिव केस, हु हिंदी मीनिंग कौन, व्यक्ति के लिए। व्हिच थिंग्स के लिए, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, या मुझे नहीं पता कि कौन सा जानवर है, या मुझे नहीं पता कि उसे कौन सा जानवर पसंद है। जानवर के लिए व्हिच, यह तुम मुझे बताओ तुमने कौन सा जानवर खरीदा है। व्हिच का प्रयोग थिंग्स के लिए भी और छोटी साइज के एनिमल्स के लिए। वेयर मतलब कहां, आपको पता है, और ये प्लेस के लिए यूज होता है। व्हाट किसी भी सिचुएशन में यूज किया जाता है, क्या के अर्थ में, जब रीजन वगैरह जानना हो या कोई सिचुएशन हो। और व्हेन बेटा टाइम के लिए लगता है, कब या जब के अर्थ में। ठीक, मुझे बताओ कि गाड़ी कब आएगी, या मैं नहीं जानता कि गाड़ी कब आएगी। तो दैट, व्हाई, हु, व्हिच, वेयर, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा, ये सब जहां आपको दिख जाए, जिस भी पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ दिख जाए, वो क्लास जो होगा वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो प्यारे साथियों, अगर आप एक वाक्य को दो भागों में तोड़ते हैं कनेक्टिव के लिखे रहने के बाद, तो उस कनेक्टिव में अगर ये कनेक्टिव दिख जाते हैं, तो इसका मतलब उसके बाद का जो हिस्सा है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास ही है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने का काम करते हैं। कहीं कहीं आपको इफ या वेदर का भी यूज मिलता है कि मैं बता नहीं सकता कि वह चोर है अथवा नहीं, मैं बता नहीं सकता कि वह क्या खाएगा, तो इफ या वेदर के सेंस में भी की का प्रयोग किया जाता है। तो दैट, व्हाई, हु, व्हिच, वेयर, व्हाट, व्हेन, इफ और वेदर, इनसे शुरुआत होने पर यह जान जाइए कि नाउन क्लास को जोड़ा गया है, और वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। चलिए अब सबऑर्डिनेट क्लास के दूसरे हिस्से एडजेक्टिव क्लास की हम बात करते हैं। आपको पता है एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, तो एडजेक्टिव क्लास भी वही काम करेंगे। अब साधारण सी बात है कि अगर किसी क्लास को जोड़ना है और एडजेक्टिव क्लास हमने उसको नाम दिया है, तो उसको जोड़ने में जो प्रयुक्त होंगे वो एडजेक्टिव ही प्रयुक्त होंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं कुछ कंजंक्शंस की जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और वो सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ जोड़ने का काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडजेक्टिव क्लास में सबसे पहले तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन काम में आएंगे, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपके रिलेटिव एडवर्ब्स काम में आएंगे। ये क्या है, इनके बारे में आप प्रोनाउन और एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको केवल एक जानकारी के लिए बता देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो आगे लिखे हुए नाउन से रिलेटेड बाद की चीजों को कनेक्ट करते हैं। इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? इनमें प्रमुख हैं, जैसे मैंने आपको कहा, हु, हुज, हुम। सबसे पहले क्या है, हु बेटा पर्सन के लिए यूज होता है, नॉमिनेटिव केस है जिसे आप सब्जेक्टिव केस के नाम से भी पहचानते हैं। हुज
पॉसेसिव केस है, जैसे यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। तो किताब क्योंकि नाउन है, नाउन पर अधिकार जताने के लिए क्या लगा है, हुज का यूज किया गया है, और whom किसे या किसको, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तो अगर मैं कहूं तो हु जो कि प्रोनाउन है, इसके 3 केसेस की बात करूं, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं या कुछ और भी प्रोनाउन हैं जिनकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इनकी उस अवस्था का यूज जिसको हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे आते हैं तो इनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज, और अगर ये किसी नाउन पर अधिकार जताते हैं तो इनके पॉसेसिव केस का यूज किया जाता है। हु, whom, whose, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। केसेस पे चर्चा और प्रोनाउन पे चर्चा आगे होगी। तो मैंने अभी आपको बताया हु, हुज और whom, इसका प्रयोग आप व्यक्ति के लिए यूज करते हो, और ये क्या करते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने में काम में आते हैं। अगर हम और की बात करें तो हम बात करना चाहेंगे, एक हमारा बचता है which, मैंने अभी ऊपर आपको बताया वस्तु के लिए और छोटे मोटे जानवरों के लिए which का प्रयोग किया जाता है, और मैंने ही अभी आपको बताया था that का यूज। तो आप देखिए नाउन क्लास में भी आपने इनका यूज किया था और ये एडजेक्टिव क्लास में भी यूज होते हैं। अब क्योंकि नाउन क्लास से भी सबऑर्डिनेट को जोड़ा जाता है और एडजेक्टिव क्लास से भी रिलेटिव प्रोनाउंस का उपयोग करके जोड़ा जाता है, तो हमको इस बात में नहीं भिड़ना है कि इसका नाउन क्लास के रूप में प्रयोग हुआ है कि इसका एडजेक्टिव क्लास के रूप में प्रयोग हुआ है। जब आपको मैं नाउन क्लास और विस्तार में पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव क्लास और विस्तार में पढ़ाऊंगा, तो दोनों में अंतर क्या है ये आपको पता चलेगा, और तब आप पहचानने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी आप जानिए कि ये शब्द अगर दिख गए तो इसका मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनसे जोड़ा गया है तो सबऑर्डिनेट क्लास ही होगी, उसी को जोड़ा गया है। चलिए हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। इसे रफ कर देता हूं ताकि इसको ऊपर लिखने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा हिस्सा, रिलेटिव एडवर्ब। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हाउ, कैसे के सेंस में, किसके सेंस में, कैसे के सेंस में हाउ का प्रयोग होता है। फिर दूसरा हिस्सा जो है व्हाई, क्यों, ठीक, कोई घटना हुई तो क्यों हुई। तीसरा हिस्सा कोई घटना हुई तो कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और कब हुई। ठीक, तो कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई। अब एक और चीज, कहां हुई। कोई भी काम होगा तो उसके बारे में आप क्या पूछ सकते हैं, भैया काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। तो ये 4 शब्द, ये भी अगर किसी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लास है। तो नाउन क्लास के रूप में आपने कुछ इनमें से शब्दों का प्रयोग किया था, दैट लगाया था, इफ या अदर लगाया था। वही शब्द एडजेक्टिव क्लास में भी उपयोग में आए हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और फिर रिलेटिव एडवर्ब्स। ये सभी शब्द अगर प्रिंसिपल क्लास के साथ किसी भी क्लास को जोड़ रहे हैं तो वो क्लास क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। तीसरा हिस्सा जो है हमारा एडवर्ब क्लास है। देखिए एडवर्ब क्लास बेटा बहुत ही लेंथी टॉपिक है, किसको उसमें समय को बताने वाले, स्थान को बताने वाले, कारण को बताने वाले शब्द आते हैं। तो आप एक चीज जानिए कि जो भी रिलेटिव होंगे, जो भी संबंध दर्शाएंगे प्रिंसिपल क्लास के साथ सबऑर्डिनेट क्लास का, वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही कहलाएंगे। चाहे वो रिलेटिव टाइम से हों रिलेटेड, चाहे वो प्लेस से हों, चाहे वो माइनर से हों, किसी काम को कब किया गया, किसी काम को कहाँ किया गया, किसी काम को किस तरीके से किया गया, ठीक, किसी काम को करने का कारण क्या था, वो रीजन को दर्शाने वाले हों, ठीक, टाइम, प्लेस, माइनर, रीजन। कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी किसी कार्य को करने की, जैसे पढ़ोगे नहीं फेल हो जाओगे, शर्त है ना, ठीक। टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन और कंडीशन, इन पांचों को दर्शाने के लिए अगर किसी कनेक्टिव का यूज किया गया है तो वो सबऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ने का काम कर रहा है। अब इन पे अलग से वीडियो मैं आपको आगे अगर आपको जरूरत होगी या सिंथेसिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, नहीं तो बेटा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, फिर हम बात करते हैं जब जन होता है,
तुलना, तो भी उन कनेक्टिव्स का यूज होता है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अब तुलना कैसे होगी, जैसे कहते नहीं हो कि राधा सुंदर है, मीरा ज्यादा सुंदर है, तो राधा मीरा से ज्यादा सुंदर है, दोनों में आपस में तुलना हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है। फिर आपस में जब विरोध होता है, कंट्रास्ट, कि तेज दौड़ा तब भी सेकंड आया, भाई अगर तेज दौड़ा था तो फर्स्ट भी तो आ सकता था, या बहुत मेहनत किया फेल हो गया, बहुत मेहनत किया था तो फेल नहीं होना था। ठीक, वो गरीब है लेकिन खुश है। अब गरीब आदमी, एक साधारण सी बात है कि गरीब आदमी को इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, किसी की तबीयत खराब है, कोई जीवन यापन का साधन नहीं है, वो खुश कैसे हो सकता है? मूलतः ये माना जा सकता है कि गरीब आदमी आज के भौतिक समाज में, अब वो आध्यात्मिक की बात छोड़ दीजिए कि भगवान का भजन कर रहा है बहुत खुश है, बाकी गरीब आदमी को खुश ना के बराबर देखा जाता है। जहां कंट्रास्ट की बात आएगी वहां पर भी हम उन कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करेंगे, हम उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। फिर मैं बात करता हूं जहां रिजल्ट की बात होगी, तेज दौड़ रहे थे इसीलिए गिर पड़े। ठीक, तेज दौड़ने का रिजल्ट क्या आया? गिर पड़े। फिर जहां किसी पर्पस की बात होगी कि भैया हम पढ़ रहे हैं ताकि हम परीक्षा में अच्छा नंबर पा सकें, हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हमको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, तो समय, स्थान, तौर तरीका, मैनर, कारण, कंडीशन, जिसको आप स्थिति कह सकते हो, कंपैरिजन तुलना, कंट्रास्ट मतलब विरोध, रिजल्ट मतलब परिणाम, और पर्पस मतलब उद्देश्य। 4, 2, 6 और 6, 3, 9, ये 9 टाइप्स के कनेक्टिव, इनसे रिलेटेड कनेक्टिव जहां भी आपको लगे हुए दिख जाएंगे, ऐसा शब्द जो समय को दर्शाता हो, समय से संबंधित हो तो टाइम में आएगा, प्लेस से संबंधित हो तो प्लेस में आएगा, तौर तरीके की बात करें तो मैनर में आएगा, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट और पर्पस, इनको दिखाने वाले शब्द अगर किसी क्लास को जोड़ रहे हैं किसी दूसरी क्लास से, तो जिस क्लास में जोड़ा जा रहा है वो प्रिंसिपल क्लास है और जिस क्लास को जोड़ा जा रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लास है। मैंने आपको क्या बताया कि इससे रिलेटेड वीडियो आपको अलग से मिलेगा, आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको चैनल पे पढ़ाई जाने वाली चीजें अच्छी लग रही हैं तो उसे अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको और कौन सी चीजों के बारे में जानकारी चाहिए और आप और कौन सी चीजें बेहतर चाहते हैं। तो आप जितना ही हमको सपोर्ट करेंगे, जितना ही हमसे जुड़े रहेंगे, उतना ही हमको आपके लिए मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है और आपका केवल काम नियमित समय पर जैसे ही नोटिफिकेशन जाती है कि वीडियो आने वाला है या जैसे ही वीडियो के पोस्ट होने की नोटिफिकेशन आती है, आप तुरंत ही चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए, उसको नोट्स में नोट करिए, कंप्लीटली एनालिसिस करिए और किताबों की मदद से पढ़ते पढ़ते अगर आप ऊब गए हैं तो आप एक बार इनकी मदद से पढ़ने का प्रयास करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, अन्यथा जब मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो आपको इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो बेटा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के 3 तरीके, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को मैंने आपको बताया कि ये जितने भी रिलेटिव दिखाने वाले, जितने भी रिलेशन दिखाने वाले हैं, ये सब एडवर्ब क्लॉज में आते हैं। ये क्या करते हैं? टाइम से रिलेशन दिखाएंगे, प्लेस से, मैनर से, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट और पर्पस। अगर ये शब्द इन सारी चीजों को दर्शाते हुए किसी भी वाक्य के हिस्से को जहां सब्जेक्ट हो और वर्ब हो जोड़ रहे हैं, तो जिससे जोड़ रहे हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज और जिस हिस्से को जोड़ रहे हैं वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा। तो मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने में आसानी होगी। बाकी डिटेल में आप सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत इसे पढ़ने को पाएंगे। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में और जानकारी लेने। देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि बेटा सिंपल में सिंपल जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है
इन्हीं को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और इन्हें ही आपस में जोड़कर जब कंपाउंड बनाने की बात की जाए तो वहां पर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग होता है। आप सेंटेंस के बारे में जब सिंथेसिस करना सीखेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने में जो उपयोगी हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ आने वाले कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनके बारे में जानकारी लेने। मैंने आपको बताया ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चलिए तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्युमुलेटिव कंजंक्शंस की, जो जोड़ बताने का काम करते हैं। अब जोड़ बताने का काम करेंगे तो मुख्य एंड का, बोथ एंड का, नॉट ओनली बट आल्सो का, और एज वेल एज का। ये चारों शब्द जिस क्लॉज के आगे लगे हुए दिख जाएं, आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि वो कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे का नाम है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव क्या करते हैं? एडवर्सेटिव विरोध बताने का काम करते हैं। अच्छा, विरोध बताएगा तो क्या होगा? अमीर है लेकिन हमेशा गुस्साया रहता है, अमीर है लेकिन महाकंजूस है, गरीब है फिर भी खुश है, और बीमार है फिर भी क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं, जुकाम बुखार है फिर भी बर्फ का ठंडा पानी नहा रहे हैं। ठीक, तो बट येट स्टिल, ये जहां आपको दिख जाए जिस भी क्लास से पहले लगे हुए, आप जान जाइए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज को ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनको मैंने नाम दिया है एडवर्सेटिव। ये क्या करते हैं? ये विरोध को दर्शाते हैं। अगर मैं तीसरे टाइप की बात करूं, तीसरा टाइप है हमारा अल्टरनेटिव। देखिए अभी आपको थोड़ा सा केवल इस टॉपिक से रिलेटेड क्योंकि बातें उठ गई थी तो आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक, अभी इसके बारे में आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अल्टरनेटिव क्या करते हैं? अल्टरनेटिव वैकल्पिक होते हैं, ये विकल्प को दर्शाते हैं। कैसे? जैसे या तो तुम या तो कोई और, ना ये ना वो, पहला दूसरा तीसरा। इसको आइदर और आप पढ़ सकते हैं, इसको नाइदर नॉर, इसको और चौथा है हमारा अदरवाइज। ये क्या बताते हैं? ये विकल्प को बताते हैं कि या तो तुम करो या तो कोई और कर लेगा, न तुम जाओगे न कोई और जाएगा, चुप रहो या खेलने भाग जाओ, घर में शांति बनाए रहो, या तो चुपचाप बैठो या तो कोई और काम करो। ठीक, और अन्यथा ये चारों क्या करते हैं? ये विकल्प को दिखाते हैं। चलिए अंतिम की बात करता हूं, इलेटिव। चलिए साथियों, अगर हम चौथे की बात करें तो मैंने यहां पर लिख रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने आपको अभी तक बताया कि कुछ कंजंक्शन जोड़ बताने का काम करते हैं जिनको क्युमुलेटिव के नाम से हम जानते हैं, कुछ विकल्प को दिखाते हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिव के नाम से जानते हैं, कुछ इलेटिव कहलाते हैं जो परिणाम को दर्शाते हैं, और इलेटिव से जस्ट पहले आपने एडवर्सेटिव के बारे में पढ़ा हुआ था। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने फिर से बताया 4 भागों में तोड़ा जा सकता है या 4 भागों में बांटा जा सकता है। क्युमुलेटिव जोड़ बताने वाले, एडवर्सेटिव विरोध दर्शाने वाले, अल्टरनेटिव विकल्प को बतलाने वाले, या चौथा टाइप अब हम पढ़ेंगे इलेटिव परिणाम बताने वाले। इसमें देखिए देयरफॉर का यूज होगा, फॉर का होगा, सो का होगा और हेंस का होगा। परिणाम कैसे? जैसे
वह कठिन परिश्रम कर रहा है, वह पास होना चाहता है। तो कठिन परिश्रम अगर वो कर ले जाएगा तो उसका परिणाम उसको क्या मिलेगा कि वो पास हो जाएगा। ऐसे क्लॉज जिनको जोड़ने का काम इन चारों कंजंक्शन द्वारा किया जाए, इन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और वो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगी या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे he was late so he could not find books। he was late, उसे देरी हो गई थी इसलिए वह किताबें नहीं पा सका। देखिए, देरी होने का परिणाम किताबों की ना प्राप्ति है, परिणाम को दर्शाने के लिए सो का यूज किया गया है। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, और कंजंक्शंस को अगर हम पहचान सकें तो हम ये जान सकते हैं कि कौन सी क्लॉज सबऑर्डिनेट है और कौन सी कोऑर्डिनेट है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे he reached school late for he missed his class। he reached school late, वह विद्यालय देरी से पहुंचा। for कनेक्टिव का काम कर रहा है। he missed his class, उसने अपनी कक्षा को छोड़ दिया या उससे उसकी क्लास उसकी कक्षा छूट गई। देखिए, for ने प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक और क्लॉज को जोड़ने का काम किया है। फॉर देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जोड़ा गया है इस वजह से ये क्लॉज कौन सी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और एग्जांपल देखते हैं। साथियों, अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो। Therefore, anyone can like you। अतएव या इसीलिए कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है। जैसे आप जानते हैं ना, अच्छे इंसानों को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो देखिए, व्यक्ति के अच्छे इंसान होने की वजह से या लोगों द्वारा व्यक्ति को पसंद किए जाने का कारण ये है कि वो एक अच्छा इंसान है। तो इस तरीके से हम सो का प्रयोग, हेंस का प्रयोग, देयरफॉर का प्रयोग और फॉर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए। तो आज की क्लास में हमने जाना कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, और क्लॉज की डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स की मदद से हमने ये समझने का प्रयास किया कि क्लॉज को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने जाना कि क्लॉज क्या है और क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इनको जोड़ने के लिए किन प्रकार के कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, इनकी उपयोगिता क्या है। आगे आने वाली क्लास में जब हम सिंथेसिस पे चर्चा करेंगे तो इनके बारे में आपको एक बार में विस्तार से एक बार आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। क्लॉज के अंतर्गत आज हमने जाना प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, इनका नेचर क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है और किन कंजंक्शंस की मदद से हम इनको पहचान सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।